हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, ऑब्वियसली योर बायोलॉजी मेंटर, एंड दिस विल बी योर सेकंड वीडियो कंटेंट। फर्स्ट वीडियो कंटेंट में हमने अपना जो चैप्टर हमारा है क्या, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक, या फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड मैनेजमेंट, ऐसे भी ले सकते हैं इसको। उसका हमने चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस किया था। इस वीडियो से हम उस चैप्टर के अंदर बढ़ने वाले हैं, ठीक। कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, वहीं से जहाँ से हमने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की, ठीक। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? When we use the agricultural methodologies such that it will not harm our environment, or you can say when you make use of the technology in regulation with the ecological point of view, that particular practices are included within this sustainable agriculture, ठीक। यहाँ तक हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। अब देखेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्चुअली में प्रैक्टिस कैसे करते हैं फील्ड में। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों के अलग अलग होने में हमारा जो पूरा सिलेबस है वो चेंज हो जाता है। थ्योरेटिकल तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको एम्प्लॉय कैसे कर पाते हैं फार्मर्स, कर भी पाते हैं या नहीं। देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, तब बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस हुई थी। डिफिकल्टीज किसके रेस्पेक्ट में? डिफिकल्टीज न्यू सीड्स जब आई, मतलब जब HYV सीड्स आई, उसको कैसे खेतों में डालना है, उससे प्रोडक्शन कितना आएगा, यील्ड कितनी होगी। उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें HYV सीड्स के अलावा हमारे आए थे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनको कैसे फील्ड में यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें तब डिफ़िकल्टी आई। लेकिन अब क्या है, फार्मर्स इसके यूज टू हो गए, ठीक। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से उन्हें पता है कि फील्ड में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन अब उसका ज़्यादा यूज़ होने लगा। दैट मीन्स हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। इसी की वजह से हम किस पे शिफ्ट कर गए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। अगेन किसी रूटीन चीज़ से आप वापस से किसी दूसरी चीज़ पर शिफ्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक प्रैक्टिस जिसके थ्रू इसको कंडक्ट कराया जाता है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेथड। नाम से आ रहा है इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। जैसे कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड में इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हम लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन स्टार्ट करें इसी फील्ड में। उसके साथ साथ हम अलग अलग कल्चरल मेथडोलॉजीज कंडक्ट करना शुरू करें, जैसे एपीकल्चर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिस फार्म में हमारी फील्ड्स में क्रॉप ग्रो हो रहा था, साइड बाय साइड हमारे हनी बीज का कल्चर भी स्टार्ट कर दिया, ताकि उस क्रॉप के साथ साथ इसको भी मेंटेन करके इसके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके हम प्रॉफिट कमाएं, या फिर हम अपने जो फील्ड है उसके लॉस को एक तरह से कोप अप कर पाएं, ठीक है। इसके साथ साथ फिशरीज भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें काय में आती हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेथडोलॉजीज में, जो इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट होता है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन सब को यूज़ करके हमारी फील्ड्स में, हमारे क्रॉप्स में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत प्रेवलेंट हो गई है आजकल। अगर आप लोग के घर में सब्जियां फ्रेश आती हों, ठीक है, मंडी से, तो आपके जो हमारे जो पेरेंट्स वो हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर हम सब्जी को छील कर नहीं बना रहे हैं, मीन्स उसके पील्स के साथ ही उसको यूज़ करने वाले हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेरी नाइसली, ताकि उसकी जो बाहर के जो पील है, जो छिक्कल है उसके ऊपर अगर कोई भी पेस्टिसाइड लगा हुआ हो, कोई भी केमिकल लगा हुआ हो, तो वो अच्छे से वॉश किया जा सके। वही रीज़न होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए और एक और प्रैक्टिस इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंक्लूड करने को जो आती है वो आती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल तो स्पेशली इस पर बहुत जोर दिया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथडोलॉजीज पे। आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स के नाम से जो भी कुछ मार्केट में मिलता है हमको, वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है देयर इज नो यूसेज और ऑलमोस्ट द निल यूसेज ऑफ द पेस्टिसाइड्स and chemical fertilizers in our fields,
ना के बराबर अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करें तब आएगी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करने वाले हैं अपनी फील्ड में, जो कि हमारे फील्ड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये हम इसीलिए तो यूज़ करते हैं ना, ताकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ पाए। उसी को ऑल्टरनेटिव तरीका देने के लिए हमने क्या किया, मैन्योर यूज़ किया। मैन्योर क्यों यूज़ किया, ताकि हमारी जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट की जो क्राइटेरिया है वो इससे पूरी ना होगा, इससे पूरी हो। तो इसी वजह से इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है फर्टिलाइजर्स का वो नहीं होगा हमारी फील्ड्स के अंदर। ठीक, ये हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात। अच्छा, कुछ और जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें इस चैप्टर के डीप में जाने से पहले पता होनी चाहिए। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम सबको पता है कि क्या है। फूड के प्रोडक्शन को जब इंक्रीज बहुत ज़्यादा किया तो उसको हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे ही बहुत सारे रेवोल्यूशंस ग्लोबली प्रेवलेंट हैं। जैसे कि बात करें अगर ब्लू रेवोल्यूशन की, तो ये किससे रिलेटेड है, ये फिशेस से फिशरीज या फिर सी फूड से रिलेटेड है। अगर इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए हम कोई प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको बोला हमने ब्लू रेवोल्यूशन। उसके अलावा अगर वाइट की बात करें तो ऑब्वियस ही नाम से ही आ रहे हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने की बात आती है तो होता है वाइट रेवोल्यूशन। फिर आता है हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर एग्स होते हैं, एक तरह से सिल्वर कलर के डिनोट होते हैं, तो क्या हो गया, ये पोल्ट्री के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन, येलो किसके लिए, ऑयल सीड्स को अगर प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है तो होगा हमारा येलो रेवोल्यूशन। फिर एक और आता है रेड रेवोल्यूशन। रेड में हम मीट भी लेते हैं और कभी कभी टमाटो के भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जब बात आती है तो हम उसको बोलते हैं रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो बस आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, हाँ, एक और आता है हमारा राउंड रेवोल्यूशन। जब हम पोटैटोज के प्रोडक्शन की इंक्रीज की बात करते हैं तब आते हैं हमारा राउंड रेवोल्यूशन। तो ये है कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि अगर कहीं पर भी ऐसा कोई 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड आप उसको आंसर कर पाएँ। ठीक, ये तो हो गई कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज की बात। अब हम किस पर और फोकस करने वाले हैं, अब हम जाते हैं अपने क्रॉप्स वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ध्यान में ही रखते हुए कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए उसकी बात करेंगे। मतलब अब हम एक्चुअली में अपने चैप्टर का जो कोर्स पोर्शन है उस पर जाने वाले हैं। ठीक, उससे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक बार कि क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक, क्रॉप्स को क्लासीफाई हम उसके प्रोडक्शन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ये हम अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं इसके हिसाब से, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है और है हमारा ज़ैद क्रॉप। ठीक है, रबी हो गया हमारा विंटर क्रॉप, खरीफ हो गया मॉनसून क्रॉप और इन दोनों के बीच का ज़ैद क्रॉप जो हमारे समर्स के टाइम पर वाटरमेलन हो गया, है ना, कुकुम्बर हो गया, ये सारे जो फ्रूट्स हमें गर्मियों के टाइम पर मिलते हैं वो सारे इंक्लूड हो गए हमारे ज़ैद क्रॉप में। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूसेज। कैसे हम जो क्रॉप्स अपनी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं उसको यूज़ कैसे करेंगे उसके बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम 4 टाइप्स के क्लासिफाई करते हैं क्रॉप्स को। ठीक, सबसे पहले आते हैं हमारे फूड क्रॉप्स, जैसे हमारे हो गए सीरियल्स, पल्सेस, जो हम फील्ड्स में इसीलिए उगाते हैं ताकि वो हमारे जो खाने की भरपाई है उसको पूरा कर सकें। ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। दूसरे तरीके के क्रॉप्स जो फील्ड्स में ग्रो कराए जाते हैं वो होते हैं कैश क्रॉप्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है कैश, मतलब ये सिर्फ इसीलिए ग्रो कराना है ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके इन क्रॉप से। इनको खुद के यूज़ के लिए ना के बराबर ग्रो कराया जाता है। इनका मेन मोटिव होता है मार्केट से प्रॉफिट को अर्न करना इन क्रॉप्स की मदद से। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा शुगर केन, टोबैको, ये सारे आते हैं हमारे
इन कैश क्रॉप्स या फिर फूड क्रॉप्स के अंदर। तीसरा है हमारा प्लांटेशन, जो बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप्स को कराया जाता है उसको बोलते हैं हम प्लांटेशन। जैसे कि कॉफ़ी की कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता, हमेशा बोलते हैं कॉफ़ी की प्लांटेशन है। ऐसे ही टी की प्लांटेशन होती है। जो भी हमारे नट्स होते हैं, कैश्यू हो गए, इन सब की भी प्लांटेशन होती है। मीन्स बहुत बड़े एरिया पर इनको हम ग्रो कराते हैं, इसीलिए इनको बोला हमने प्लांटेशन। लास्ट आएगा हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे भी वर्ड जाए इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ईदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर में ये दोनों इंक्लूडेड हैं। ये ऑल्दो फूड क्रॉप्स भी हैं, अब आप बोलोगे इनको तो हम खाने के लिए भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसको हॉर्टिकल्चर के अंदर स्पेशली रखा जाता है। फूड क्रॉप जो हमारे हो गए वो सीरियल्स और पल्सेस में इंक्लूड होते हैं, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, ये सारे हैं हमारे फूड क्रॉप्स। ठीक, सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर तो आपका फूड डिपेंड नहीं हो सकता। हम बनवासी थोड़े नहीं है कि सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर अपना जीवन चलाएंगे। हमें तो चाहिए बर्गर, पिज्जा, उसके लिए क्या चाहिए हमें? सीरियल्स और पल्सेस चाहिए, दाल, चावल, रोटी, ये भी तो चाहिए ना, सिर्फ फल और सब्जी पे तो नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आएंगे हमारे फूड क्रॉप्स और वो हो गए हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक, ये है क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन। अब हम सीधे किस पर जाते हैं? अपने जो हमारा एक्चुअली में चैप्टर का मोटिव है, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजीज। किसके बेसिस पे? अगेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बेसिस पे। मतलब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अब? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये बात हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कैसे कैसे किस किस फील्ड में, किस किस एरिया में हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय करेंगे ताकि जो हमारी यील्ड है वो अच्छी हो। नेक्स्ट हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो। तो उसमें हम 3 तरीके से अपनी जो प्रैक्टिसेस है उनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमारा जो फील्ड में क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, ये आएगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। दूसरी क्राइटेरिया है हमारी क्रॉप की जो वैरायटी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर पाते हैं। पहला तो प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करना है, दूसरा जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैरायटी को कैसे बढ़ाना है। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किस रेस्पेक्ट में? हम सबको पता है कि आजकल के टाइम पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से? अर्बनाइजेशन की वजह से। तो छोटी सी एरिया की फील्ड में उसी क्रॉप के अंदर हम और चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, पॉल्यूशन के चलते बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे जो फूड है उससे डिप्लीट हो रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, ऐसी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इनफैक्ट कौन कौन सी हैं जिससे हमारी जो क्रॉप की वैरायटी है वो इम्प्रूव हो पाए। ये है हमारा दूसरा। तीसरा आता है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप को बचाया कैसे जाए, किन किन चीज़ों से? इंसेक्ट से, एबायोटिक स्ट्रेसेस से। देखो 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक तो होता है एबायोटिक जो फील्ड में क्रॉप्स फेस करते हैं, दूसरा होता है बायोटिक। मतलब ये हो गया नॉन लिविंग वाला पोर्शन और ये हो गया लिविंग वाला। नॉन लिविंग में ड्रॉट, फेमाइन, ये सारी जितनी भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं जो हमें नेचर की तरफ से मिलती हैं वो हो गई एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस में इंसेक्ट का अटैक हमारी फील्ड के ऊपर, पेस्ट्स का अटैक। ठीक है, तो ये सारा आता है हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। तो जितना भी हम इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रैक्टिसेस के ऊपर पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं 3 क्राइटेरिया में या फिर इन्हीं 3 प्रैक्टिसेस के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो भी नेक्स्ट वीडियो से। जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आप अपने जूनियर क्लासेस में स्टडी करते हुए आए हैं,
जैसे कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, इन सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर ही बात करेंगे कि वो और कैसे इम्प्रूव कराई जा सकती हैं, वही आएगा इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो वो सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। टिल देन यू शुड बी क्लियर विद ऑल दी बेसिक्स, एंड वन मोर थिंग वी हैव एडेड फ्रॉम इन आवर वीडियोज इज you will get the handwritten notes at the end of each video। ठीक, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी वैसे ही आपको जहाँ जितना भी इस वीडियो में कवर हुआ है पोर्शन, उन सब के नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप लोग के पास बुक्स हो सकता है नहीं हो, तो वो उन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से शिक्षक जनरेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर्स, वो आपको क्लास के एंड में प्रोवाइड करा दें, ताकि आपको बुक्स की जो कमी है वो महसूस ना हो और आपकी पढ़ाई विदाउट एनी हसल चलती रहे। सो स्टे कनेक्टेड एट आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।